टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी है। इसमें 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया। दुनिया में टॉप 1 यूनिवर्सिटी में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे रिकॉर्ड 91 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को इस बार लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन मायूसी की बात यह है कि हम फिर टॉप 20 में शामिल नहीं हो पाए। आज कवर स्टोरी में विस्तार से समझेंगे रैंकिंग की इस अजीब सी कहानी को। लेकिन पहले आप देखिए कि रैंकिंग में ओवरऑल कौन कहां खड़ा है। पूरी दुनिया में भारत का टैलेंट अलग अलग क्षेत्रों में इस दुनिया का भविष्य संवार रहा है। ये टैलेंट भारत से ही पढ़ा है और दुनिया को नई राह दे रहा है। इसके बावजूद भारत का कोई विश्वविद्यालय या संस्थान दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं बना पाता। इस हास्यास्पद स्थिति के कारण ही भारत की 6 IITs ने लंदन की टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका की तरफ से वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग का बहिष्कार किया हुआ है। ऐसा क्यों है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले जानिए कि इस बार रैंकिंग में भारत के विश्वविद्यालयों को कैसी रैंकिंग दी गई है। इस बार भारत के कुल 91 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में जगह मिली है, जबकि पिछले साल ये संख्या 75 ही थी। भारत से सबसे अच्छी रैंकिंग IIS बंगलुरु को मिली और इसने साल 2017 के बाद पहली बार टॉप 250 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जगह बनाई। लिस्ट में जगह बनाने वाली यूनिवर्सिटीज की संख्या के मामले में भारत का चौथा स्थान रहा, जबकि पिछले साल ये छठे पायदान पर था। रैंकिंग के मुताबिक भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 विश्वविद्यालयों में IISc बैंगलोर, अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, शिलोनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, अलगप्पा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भरतियर विश्वविद्यालय, IIT गुवाहाटी शामिल हैं। इस बार टॉप 200 में किसी भारतीय संस्थान का नाम नहीं होना कई सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन भारत के लिए खुश होने के लिए कुल 1000 विश्वविद्यालयों और संस्थानों की लिस्ट में जगह भी है। भारत की ओर से इसमें 28 सरकारी विश्वविद्यालय, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और बाकी 47 दूसरे संस्थान हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के अलावा अगर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान मिला है। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, येल यूनिवर्सिटी का नंबर आता है। अगर सिर्फ टॉप 100 की बात करें तो इसमें 36 यूनिवर्सिटीज के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, 11 के साथ ब्रिटेन, 8 यूनिवर्सिटीज के साथ जर्मनी और 7 विश्वविद्यालयों के साथ चीन का नंबर आता है। बता दें कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कई इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें यूनिवर्सिटी पर परफॉर्मेंस, टीचिंग, रिसर्च, साइटेशंस, इंटरनेशनल आउटलुक एंड इंडस्ट्री इनकम के आधार पर तय किया जाता है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस बार इस रैंकिंग के लिए अप्लाई करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों का आंकड़ा 1904 रहा, जो पिछली बार के 1799 के मुकाबले ज्यादा था। पार्टिसिपेशन के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा, जहां से 124 संस्थानों की ओर से दावेदारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि हम टॉप 200 में आखिर क्यों नहीं है। हालांकि देश में ये बहस बहुत पुरानी है, इसके मिले जुले आंसर्स मिलते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो मेथोडोलॉजी है वही खराब है और वो हमारे अनुकूल नहीं है, जिसको IITs ने सवाल उठाया और इसीलिए IITs ने इसका बहिष्कार भी किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो क्वालिटी है इंस्टीट्यूशंस की, उस पर भी कई बार चिंताएं जाहिर की जाती हैं। तो दरअसल बात क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान वी रामगोपाल राव सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रुप वाइस चांसलर हैं बिट्स पिलानी के, जो पिलानी कैंपस है वहां पे। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका हमारे शो पर। सर, आपका फर्स्ट एनालिसिस टॉप 200 में नहीं आने की वजहें क्या हैं सर? आई थिंक अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन का रैंकिंग्स देखेंगे ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, we were never in the top 200. No institution has ever figured in the top 200. हम QS में टॉप 200 में आते थे, एटलीस्ट 3 इंस्टीट्यूशंस इंडिया से, पर टाइम्स हायर एजुकेशन में कभी नहीं हुआ है। और टाइम्स हायर एजुकेशन का ये भी एक प्रॉब्लम था
जिसके कारण हमने IIT ने बायकॉट किए थे. आई वाज देयर इन IIT दिल्ली एज द डायरेक्टर व्हेन वी टुक द डिसीजन टू बायकॉट द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स. उसमें वो ट्रांसपेरेंसी का बहुत प्रॉब्लम था. हाउ दे गिव देयर पॉइंट्स, हाउ दे रैंक द इंस्टीट्यूशंस. वी आस्क्ड देम, आप कौन से बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग्स दे रहे हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं थे. उसमें बहुत सारा वेटेज परसेप्शन को लेके थे. वो परसेप्शन मीनिंग आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ डेटा से कुछ मतलब नहीं. वो लोग जाके रैंडमली लोगों से पूछेंगे, एक सर्वे फिलअप करने के लिए बोलेंगे, और वो सर्वे में जो इंस्टीट्यूशंस को टॉप किया जाता है रैंडमली, वो इंस्टीट्यूशंस को हायर रैंक में रखेंगे. सो हम बताया आप किससे पूछ रहे हैं, अगर आप सर्वे में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें इंडिया से कितने लोग हैं, दूसरा कंट्री से कितने लोग हैं, हाउ कैन वी ऐड पीपल. दे वर नॉट विलिंग टू शेयर एनी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. तो हम इसीलिए टाइम्स हायर एजुकेशन को पर्टिकुलरली बैन किए थे IIT से. और तो मैं सर इस पे आऊंगा, और इस पे हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट भी है कि हमने क्यों उसको बैन किया, क्यों उसका बहिष्कार किया. बट लेट्स टॉक अबाउट QS ऑल्सो. QS में जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में थी, लेकिन हम देखते हैं कि पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते हैं. उसमें हमारा जो टॉप इंस्टीट्यूट है आज की डेट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको पिछली बार जो है काफी नुकसान झेलना पड़ा. 225 पे आया, वो 155 पे था, वो खिसक गया. तो ये पैरामीटर्स सर ये किस तरह के होते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें. अगर आप एक इसमें रहता है इंटरनेशनल आउटलुक, आपके पास कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल फैकल्टी है. अब ये जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस है, और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल फैकल्टी रिक्रूट करना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करना बहुत मुश्किल होता है. अगर आप ही बताइए, अगर IIT में हम इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे, फॉरेनर को लाके एडमिशन देना चालू करेंगे, तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उससे. क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट को एडमिट कर पा रहे, और हम वो स्टूडेंट को भी एडमिट नहीं करेंगे, हम बाहर से स्टूडेंट्स को लाएंगे, आई थिंक ये नहीं चलेगा. क्योंकि इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हाई क्वालिटी का है वो बहुत कम है, उसमें सीट्स भी बहुत कम है. सो हम पहले इंडियंस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं. तो वही एक रीजन है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कम रहने से रैंक बहुत कम होता है. बहुत सारा वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 1/3 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं, और उनके लिए ये रैंकिंग्स का बहुत फायदा होता Absolutely, है. और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में भी ना जॉब्स है इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट का जॉब्स है, और गवर्नमेंट का जॉब्स को फॉरेनर्स को देना, उधर भी बहुत सारा दिक्कतें आ रहे थे. तो वो भी एक रीजन है. और अब अगर इस बार का रैंकिंग्स देखिए आप, साइटेशन करके एक मेट्रिक है. साइटेशंस क्या होता है, आप पेपर्स लिखेंगे, कितने लोग वो पेपर्स को साइट कर रहे हैं, और उसमें IISc को कितना मार्क्स मिला इस बार, 100 में 33 मार्क्स मिला, 100 में जस्ट 33. और IIT रोपर को कितना मार्क्स मिला, 78 मार्क्स मिला. अगर आप मानते हैं कि IISc का साइटेशंस IIT रोपर का साइटेशन से कम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि IISc एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है. अगर QS रैंकिंग में IISc का 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, और वही साइटेशंस में अगर वो टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन में आने से उनका 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं. अगर आप QS को ट्रस्ट करेंगे, THU को ट्रस्ट करेंगे, आप किसको ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल. और ये साइटेशन वाली आपने जो बात बोली, हम दर्शकों को बताएं कि बाकायदा इस पर प्रेजेंटेशन हुई थी, और ये टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया आए, IITs की आपत्ति के बाद उनके सामने प्रेजेंटेशन भी दिया. उसके बावजूद भारत के IITs ने हाँ नहीं बोला. उसके भी कारण बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप कि ये विवाद था क्या. ये 6 IITs, पहले तो 7 थी, गोवा आर्टिस्ट से बाहर आ गया, लेकिन इन्होंने मना क्यों किया इस रैंकिंग में शामिल होने से, इस रिपोर्ट को देख लीजिए. बायकॉट करने वालों में IIT मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी और खड़गपुर शामिल थे. हालांकि बाद में IIT गुवाहाटी ने रैंकिंग में फिर शामिल होने का फैसला किया. भारत के इन महत्वपूर्ण संस्थानों के बायकॉट से THE को बड़ा झटका लगा. ये इतना बड़ा झटका था कि THE की टीम को भारत आकर IIT दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में जाकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ी. THE की ओर से भारत की आपत्तियों के बाद रैंकिंग में कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़ी.
इसमें यूनिवर्सिटी के पब्लिश्ड वर्क का वेटेज भी शामिल था। पहले इसका वेटेज 30% था, जो बाद में घटाकर 15% कर दिया गया। इसके साथ ही THE ने 3 नए क्राइटेरिया भी शामिल किए। ये थे टिपिकल रिसर्च स्ट्रेंथ, जिसका वेटेज 5% रखा गया। इसी तरह ब्रिलियंस इन रिसर्च और नेटवर्क इफेक्ट ऑफ साइटेशन को भी जगह दी गई। इसके बावजूद भारतीय IIT ने रैंकिंग का बायकॉट जारी रखा। पारदर्शिता में कमी का ये आरोप सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के संस्थान उठाते रहे हैं और अक्सर ऐसी रैंकिंग साइट्स पर गलत, अपर्याप्त या पक्षपाती मेथोडोलॉजी और यहाँ तक कि अमीर यूनिवर्सिटी से कमर्शियल साठगांठ के आरोप भी लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सर ऐसा क्या हुआ था जब इन्होंने आपको प्रेजेंटेशन वगैरह दी और थोड़ा सा तब्दीलियां भी करी, उसके बावजूद ये पक्षपातपूर्ण क्यों लगा सर? अब जैसा मैं बता रहा था, अब IISc का साइटेशंस में दूसरा सेकंड जनरेशन IIT से लेने से कंपेयर किया थर्ड जनरेशन IIT से भी कम रैंकिंग मिला। तो हम यही पूछ रहे थे कि ये कैसे आप पॉइंट्स दे रहे हैं साइटेशंस के ऊपर। उनका आर्गुमेंट ये था कि अगर उनका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक ये प्रॉब्लम था कि अगर आप एक पेपर लिखेंगे उसमें 100 ऑथर्स है, 100 ऑथर्स का भी पेपर्स रहता है। ये कभी कभी पार्टिकल फिजिक्स में लिखते हैं वो लोग 100 ऑथर्स 200 ऑथर्स रहते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूशन से एक भी ऐसा पेपर है और आपका इंस्टीट्यूशन से कोई भी एक फैकल्टी मेंबर वो 100 पेपर वाला 100 ऑथर्स का पेपर में एक ऑथर है, राइट? और उनका क्या होता है, बिकॉज नाउ देयर आर 100 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड, 100 फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व्ड, दे ऑल साइट ईच अदर्स पेपर्स. And usually those papers which have so many authors receive a lot of citations. And but these citations we know are not really real citations, because when you have a paper where there are 200 institutions, they all cite each other's papers, and then those papers usually will have much higher citation index. And so we said, why are you counting those papers, whereas QS doesn't count those papers, Times Higher Education counts those papers. हम यही पूछा है कि आप उनका वेटेज थोड़ा कम कर लीजिए, but then they were not willing to listen. And also आप Times Higher Education में देखेंगे, सडनली एक साल में कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा टॉप में। अगर एक बार आया था कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने IISc से भी ऊपर आ गया, वॉलेटिलिटी बहुत है। यस सर, यस सर। और नेक्स्ट ईयर में वही इंस्टीट्यूट गायब हो गया था। बिल्कुल। एक साल आप IISc से बेटर रहेंगे, अगले साल वो गायब हो जाएंगे। ये सब दिक्कतें थे और हम लोग यही पॉइंट किया, आप आपका ट्रांसपेरेंसी बताइए, कैसे आप रैंकिंग्स दे रहे, कहाँ से ये डेटा ले रहे और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा कि अगर 200 ऑथर वाला पेपर इज सिमिलर टू ए सिंगल ऑथर पेपर, आई थिंक दिस कैन नॉट बी सिमिलर, बट दैट इज व्हाट वी बेसिकली बट सर इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आप लोगों की तमाम आपत्तियों के बावजूद इस बार पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ग्लोबल हम 6th रैंक पे थे पिछली बार पार्टिसिपेशन के मामले में, इस बार हम 4th पे आ गए, तो हमारे यहां से तो और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Which is good. I mean, I think ये मीडिया का भी प्रेशर है और एक तरफ गवर्नमेंट का, एक तरफ these are all private agencies. ये लोग कोई they are not doing you a favor by ranking you. They all have a huge weightage for perception, and you can actually approach the same ranking agency to improve your perception. On one hand, they rank you for these in these rankings. On the other hand, they charge money to improve your perception. Absolutely. सब बिजनेस मॉडल्स है इनमें। Absolutely sir, absolutely. यही है हमारी अगली रिपोर्ट, इसको देखिए, थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। दुनिया में रैंकिंग की जरूरत आखिर है क्यों? क्या रैंकिंग एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज के बीच में कोई साठगांठ होता है? ये बहुत सारे सवाल हैं। जरा फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए कि रैंकिंग का कल्चर क्यों फल फूल रहा है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, उसमें एडमिशन लेने से पहले यह जरूर देखा जाता है कि उसकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग भी कई स्तरों पर होती है। स्थानीय रैंकिंग की तो गिनती ही नहीं है, जो कई संगठन और संस्थान जारी करते रहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग हर किसी की नजर में होती हैं, वो हैं US न्यूज रैंकिंग्स, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स और द प्रिंसटन रिव्यू। लेकिन सवाल ये है कि ये रैंकिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब 2 स्तर पर आता है। पहला, यूनिवर्सिटी के स्तर पर, जो रैंकिंग एजेंसी की रेटिंग के आधार पर अपने फैसले लेती है। मसलन कुछ वक्त पहले पारदर्शिता का हवाला देते हुए येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने US न्यूज वर्ल्ड रैंकिंग का बहिष्कार कर दिया। इसी तरह से भारत की 6 IITs ने इसी आरोप के साथ टाइम्स रैंकिंग का बहिष्कार कर दिया।
लेकिन इन सवालों के बावजूद दुनिया भर के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रैंकिंग से उन्हें बेहतर यूनिवर्सिटी चुनने में मदद मिलती है। साथ ही बेहतर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब मार्केट में प्रायोरिटी भी मिल जाएगी। जॉब मार्केट के अलावा कई देश टॉप रैंकिंग विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट्स को अपने यहाँ नौकरी, वीजा और नागरिकता देने में भी नियमों में बदलाव कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह की रैंकिंग्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मसलन जापान ने दुनिया के टॉप 100 संस्थानों से निकले बच्चों के लिए भविष्य में वीजा नियमों को ढील देने के लिए पॉलिसी बनाई है। इसी तरह से यूएई ने भी टॉप 100 संस्थानों से निकले बच्चों के लिए 10 साल के गोल्डन वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है। इसी तरह से ब्रिटेन ने भी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स के लिए हाई पोटेंशियल वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है। और यही वजह है कि रैंकिंग का चलन और तेजी से बढ़ रहा है। तमाम सवालों और पक्षपातों के आरोपों के बावजूद यूनिवर्सिटीज और संस्थान भी रैंकिंग के जाल से इसलिए बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि रैंकिंग के जरिए ग्लोबल रेपुटेशन और प्रेस्टीज की रेस में वो पीछे छूट जाएंगे और इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। So, Rao sir, this is, I think, the darkened part of the story. But एक आम बच्चा क्या करे? रैंकिंग को देखे या कुछ और चीजें? थिंक रैंकिंग्स का ये प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि ये सब प्राइवेट एजेंसीज है और उनका बिजनेस मॉडल ये है कि उसमें जितना कम पारदर्शिता रहेंगे उसमें उनका बिजनेस इतना अच्छा चलेगा। अगर सब कुछ डाटा के ऊपर है तो वो लोग पैसा कहाँ पे कमा पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही। और इसमें अगर इफ यू आस्क मी, राइट, इफ आई हैव टू डिसाइड फॉर माय चाइल्ड व्हिच यूनिवर्सिटी टू चूज, I basically, because I am in this profession, I know which universities are good. I know which departments are good, which universities have good faculty. I think many of us know those sort of things, and we basically go with those sort of information that we have firsthand when it comes to admissions and all of that. I think our NIRF is very good. The Ministry of Education का ranking है वो NIRF, that is a Government of India ranking, and उसमें एक advantage ये है कि NIRF में हम जो भी डेटा मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं वो सब डेटा हम वेब पेज पे डिस्प्ले भी करते हैं। बट सर, इंडिया की नैक रेटिंग्स को लेकर भी बड़ा वो रहता है, लोगों पे संशय रहता है। नैक का प्रॉब्लम अलग है, लेकिन एनआईआरएफ का रैंकिंग देखेंगे, वो अक्रेडिटेशन है, एनआईआरएफ रैंकिंग है। एनआईआरएफ में हम व्हाटएवर डेटा वी सबमिट वो सब हमको डिस्प्ले करना पड़ता है वेब पेज में। और इंटरनेशनल रैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं। I can submit any data to any of these international agencies and I don't have to tell anybody what data I have submitted, right? तो उधर ही बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। और NIRF को अगर हम इंटरनेशनल बना देंगे, NIRF जब मैं डायरेक्टर था तो एक सजेशन ये था कि लेट्स इंक्लूड 50 गुड इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। Take 50 institutions in the world. Let us benchmark our institutions with those 50 institutions. Absolutely. Because you don't want to compete with any kind of an institution in any place. You want to compete with the 50 That's best. That's a fantastic suggestion, sir. मुझे लगता है कि ये वक्त आ भी चुका है अब। और अब मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा और शो देखने के बाद आपको जो रैंकिंग्स का मकड़जाल है वो समझ में आ गया होगा कि क्यों हम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ पाते। कुछ रैंकिंग्स में, बाकी रैंकिंग्स में आते हैं, लेकिन उसमें भी जो जगह हमें मिलनी चाहिए संभवतः वो नहीं मिल पाती। तो इसीलिए इसके आगे पीछे की कहानी आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था। थैंक यू सो मच वी राम गोपाल राव सर, आपने वक्त निकाला, बड़े महत्वपूर्ण इंसाइट्स दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।